अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना के 42 साल 42 ईयर्स पूरे कर लिए हैं। एक पार्टी जो महज 2 सांसदों से शुरू हुई हो, आज उसने सत्ता का शिखर छू लिया है। 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट में हैं और 20 से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की इस तरक्की, इस प्रगति और पूरे देश में बीजेपी के इस शासन और जनता के विश्वास का कारण क्या है और क्या वजह है कि बीजेपी लगातार तरक्की के और सरकार गढ़ बनाने के नए आयाम गढ़ती जा रही है? क्या वाकई में जनता का अभूतपूर्व मैंडेट बीजेपी के साथ है या फिर बीजेपी की जो विचारधारा है उसने भारत के तमाम लोगों को बहुत बड़ी तादाद में आकर्षित किया है? हम आज की परिचर्चा में ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचने का सफ़र कैसे तय किया है, क्या नीतियां हैं बीजेपी की जो उसे कामयाब बना रही हैं और विपक्ष उसको ठीक से मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा है। बहन भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना के 42 साल पूरे कर लिए हैं। 42 साल का वक्त बड़ा वक्त होता है। 42 साल में भारतीय जनता पार्टी ने शून्य का भी मसला देखा, सत्ता से बाहर भी रहे और अब जब हम 2022 में 42वां साल देख रहे हैं बीजेपी का, तब बीजेपी के पास पूरे देश भर में अभूतपूर्व जनादेश है। लोग कितनी भी आलोचना करें, लेकिन बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो ये बताता है कि देश में उनकी विचारधारा को बड़ी मजबूती से भारत की जनता ने स्वीकार किया हुआ है। लगातार 2 बार केंद्र में सरकार बनाना और 20 से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार होना इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी को लेकर जनता के मन में एक आकर्षण है। हमें उन आकर्षण की वजह भी तलाशनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि एक पार्टी लगातार कैसे राजनीतिक तरक्की के नए सोपान तय करती जा रही है। तो बीजेपी के इन सफलता के पीछे के कारण क्या हैं? एक वक्त था बीजेपी का जब 1998 में मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महज 1 वोट से गिर गई थी। एक वो बीजेपी थी। एक आज की बीजेपी है जो अल्पमत में भी अगर किसी राज्य में है तो कोई ऐसी अचरज की बात नहीं होगी कि वो वहाँ पर सरकार बना लें। ये बीजेपी की काबिलियत है। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी दोनों में बहुत अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति बिल्कुल अलग स्टाइल की थी और नरेंद्र मोदी की राजनीति बिल्कुल अलग तरह की। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस आक्रामकता के साथ 2014 से देश में की राजनीति पर कब्जा करना शुरू किया, महज 8 साल के भीतर ये पार्टी पूरे देश भर में सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी बनी और 20 राज्यों में इनके पास अपनी सरकार है या फिर इनके समर्थन से चल रही सरकार है और केंद्र में दूसरी बार धमाकेदार एंट्री, उत्तर प्रदेश में सत्ता में धमाकेदार दूसरी बार वापसी। चाहे कोरोना का मसला रहा हो, चाहे किसान आंदोलन रहे हो, चाहे महंगाई का मसला रहा हो, लेकिन जनता इन सब विषयों को नकार कर बीजेपी के साथ खड़ी होती है। इसका मतलब कि जनता को बीजेपी की विचारधारा पर लगाव अधिक है। तो बीजेपी के पास विचारधारा और नेतृत्व जो है, क्या बीजेपी ने अपना पीक हासिल कर लिया है या फिर ये पार्टी अभी अपना पीक पर आना बाकी है? यानी अभी सफलता के क्या और नए सोपान गढ़े जाएंगे या फिर जहाँ पर बीजेपी है वहाँ पर स्थिर रहेगी? और उससे भी बड़ी बात, डेमोक्रेसी में विपक्ष का भी ताकतवर रहना, उसका भी स्वस्थ रहना और उसका भी जिंदा रहना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन क्या कारण है कि देश में विपक्ष लगातार कमज़ोर पड़ता जा रहा है? मैं बात तो प्रमुख रूप से कांग्रेस की करूंगा। हालांकि रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दल, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र तक बीजेपी को करारी टक्कर देते हैं और करीब करीब हर राज्य में टक्कर देते हैं। लेकिन ये रीजनल पार्टीज मिलकर दिल्ली में कोई एक बड़ी फोर्स नहीं बना पाए हैं। अपोजिशन में बड़ी फोर्स का नाम कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस का सिमटना, उसका सिकुड़ना, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार का दायरा कितना बड़ा और व्यापक है और कांग्रेस एक एक करके अपने राज्य खोती जा रही है, अपना जनाधार खोती जा रही है, अपनी प्रेजेंस को कमज़ोर करती जा रही है। जनता कमज़ोर कर रही है या कांग्रेस नेतृत्व तो खुद इन सब विषयों से अनजान है और पार्टी को ऐसे ही ऑटो पायलट मोड में छोड़ दिया गया है?
आप अगर इतिहास अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि आप इस देश की उठाकर देखें तो आप तमिलनाडु में पाएंगे, आप केरल में देखिए, आप आंध्र प्रदेश देखिए, आप तेलंगाना देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए, आप कर्नाटका देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए। यहाँ रीजनल पार्टीज बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं। कांग्रेस अब कुछ राज्यों में ही बीजेपी से सिर्फ मुकाबला कर रही है। तो क्या यह राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है? जनता को कांग्रेस की राजनीति नहीं पसंद है, बीजेपी की विचारधारा ज़्यादा पसंद है। और बीजेपी में ने ऐसा क्या बदलाव किया, उनकी विचारधारा में ऐसा कौन सा समावेश हुआ, किस विचारधारा का समावेश हुआ कि बीजेपी ने पूरे इंडियन डेमोक्रेसी के इतिहास की में इतनी व्यापक सफलता इतने कम वक्त में महज 8 वर्षों के भीतर हासिल कर ली। मुझे याद है कांग्रेस को ऐसी सफलताएं हासिल करने में बहुत वक्त लगा था। जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद कांग्रेस का दौर चला, लेकिन फिर कांग्रेस सिमटना भी शुरू हुई तो आज हालात कहां पर पहुंचे हुए हैं ये सबके सामने परिलक्षित है। तो बीजेपी का मुकाबला कौन करेगा? कांग्रेस राष्ट्रीय तौर पर हां, लेकिन क्षेत्रीय तौर पर आप देखेंगे तो कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। मुकाबले में क्षेत्रीय दल हैं और ये क्षेत्रीय दल ही बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ का रथ रोके हुए हैं। वरना कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में देखिए, 2% वोट पर सिमट गए, महज 2 एमएलए। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान में जब चुनाव होंगे, छत्तीसगढ़ में होंगे, वहां भी असलियत सामने आ जाएगी। कांग्रेस ने तो पंजाब भी खो दिया। तो 42 साल की इस बीजेपी की इस अभूतपूर्व सफलता के कारणों की आज हम चर्चा करेंगे और विपक्ष क्यों कमजोर होता जा रहा है, विशेष तौर पर कांग्रेस, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप कुछ बयान सुने, फिर मैं उपस्थित मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। भारतीय जनता पार्टी अनेक उतार चढ़ाव की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कार्य की है। 1952 में जब पहला आम चुनाव इस देश के अंदर हुआ होगा, तब भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। भारतीय जनसंघ के पीछे, स्थापना के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि हमें भारत के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में एक बार कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और जो कांग्रेस आज एक सांसद की कमी की वजह से उनकी सरकार गिर रही है और वो मैनेज नहीं करेंगे, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं, वही कांग्रेस, एक दिन कांग्रेस पर लोग हंसेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की ये बड़ी लोकप्रिय स्टेटमेंट है जो अक्सर कांग्रेस के लिए इस्तेमाल होता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो क्या कारण है कि बीजेपी की सफलता का, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आनंद दुबे हैं भारतीय जनता पार्टी से, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, एस एम अशरफ समाजवादी पार्टी के लीडर, हेमंत तिवारी बहुत ही जाने माने पत्रकार, संजय बेचन जी हैं और वीरेंद्र सिंह जी। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आनंद दुबे जी, पहले तो आप मुझे कारण बताइए कि इन 8 वर्षों में बीजेपी की इस हैरान कर देने वाली सफलता और 42 साल आज पूरे हुए हैं, इस पे क्या प्रमुख कारण आप मानते हैं इन 8 वर्षों में और क्रेडिट किसे दिया जाना चाहिए? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के, देश के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें, यह संकल्प लेते हैं इसी सेवा भाव के साथ। ब्रिजेश जी, आपके जो प्रश्न हैं उनको मूलतः मैं 2 पार्ट में बांटूंगा। पहली चीज कि हम क्यों
सफलता के इस मकाम पर पहुंचे हैं और दूसरा यह कि विपक्ष असफल क्यों रहा है। तो पहली चीज तो मैं इस पे जाना चाहता हूं कि इस देश ने लंबे समय तक देखा कि किस तरह से अपने स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए कई कई पार्टियों को एक परिवार और एक कुनबे की पार्टी बना दिया गया। कुछ लोग समाजवाद का नाम लेकर आए और अपने परिवार तक सिमट के रह गए और बाद में तो यह हुआ कि परिवार के भी नहीं हुए। एक मुलायम सिंह जी जो कभी धरती पुत्र हुआ करते थे, बाद में सिर्फ अपने पुत्र के पिता बन के रह गए। यही हाल कांग्रेस पार्टी की रही। कांग्रेस पार्टी देश के आंदोलन से जन्मी हुई वह पार्टी जिसको पूरे देश ने इस देश की तस्वीर को बदलने के लिए सरकार सौंपी, लेकिन वो पार्टी भी आते 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 सिर्फ एक परिवार की पार्टी रह गई, हम दो हमारे दो की पार्टी रह गई। इसके बाद आप देश के बाकी किसी भी राजनीतिक दल की बात कर लीजिए, यह बताया जा सकता है कि फलानी पार्टी में इस अध्यक्ष के बाद अगला अध्यक्ष कौन होगा, या कोई बड़ी बात नहीं। आपको बता सकते हैं कि भाई उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे हुए, उद्धव ठाकरे के बाद जो है उनके बेटे होंगे, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश हुए, अखिलेश के बाद उनके बेटे हुए, फलाने के बाद फलाने के बेटे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज भी कोई नहीं कह सकता है कि देव सिंह के बाद अगले अध्यक्ष कौन होंगे उत्तर प्रदेश के, और जेपी नड्डा जी के बाद केंद्र में कौन अध्यक्ष होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं इस पर आता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जो अभूतपूर्व सफलता हासिल की, यानी 2014 से जो हासिल की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारा कमिटमेंट। हम जो वादे करते हैं उनको इरादों में बदलते हैं और जनता के सामने वो करके दिखाते हैं। बीबीसी पर आज एक रिपोर्ट आई हुई है, मैं उसका कुछ एक पहलू आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और आपसे चाहता हूं कि आप उस पर जवाब दें। बीबीसी की ये रिपोर्ट ऑनलाइन पब्लिश भी हुई है, आप भी पढ़िएगा, आप तो पत्रकार रहे हैं, आप आसानी से पढ़ लेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण और मुसलमानों का विरोध करके मुसलमानों के प्रति वैमनस्यता को राजनीति के केंद्र में लाना बीजेपी के पॉपुलर अपील में बढ़ोतरी का एक अहम कारण है। देखिए, बीबीसी किस तरह की पत्रकारिता करती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसका क्या नजरिया रहता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने तुष्टीकरण की राजनीति को 2014 के बाद खत्म करने का काम किया। इससे पहले के चुनाव तुष्टीकरण की राजनीति पे होते थे। यह वही देश था जहां कोई भी नेता मंच से खड़े होकर यह नहीं कहता था कि मैं हिंदू हूं। कोई नेता नहीं था जो सार्वजनिक रूप से मंदिर जाने की हिम्मत जुटा पाता हो, भले वो हिंदू धर्म का रहा हो। लेकिन हमने इस परिदृश्य को बदला। हमने कहा राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। हम आए उत्तर प्रदेश में, हम केंद्र में आए, हमने जितनी योजनाएं लागू की कहीं भेदभाव नहीं दिखाया। अगर हिंदू को मिला है कोई योजना का लाभ तो मुसलमानों को भी मिला है। अब कुछ लोग भले इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाएं, और हम एक चीज बहुत स्पष्ट करते हैं कि आपने देखा किस तरह से आतंकवादियों को भी धर्म के नाम पर संरक्षण दिया जाता रहा। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद आनंद दुबे जी। मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। हेमंत जी बहुत शुक्रिया। और आज का सवाल बड़ा मौजूद है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना का 42वां साल पूरा हुआ है। इस पार्टी ने पिछले 8 सालों में सफलता के सारे कीर्तिमान राजनीतिक तौर पर तोड़ दिए हैं। आप इसके पीछे के अहम कारण क्या मानते हैं कि बीजेपी के वोटों में इस प्रकार की पॉपुलैरिटी के पीछे मुख्य कारण क्या है? पहली बात तो है कि सोच और विचार में स्थायित्व और एक पेस मेंटेन करना अपने टारगेट को पाने के लिए। ये लगातार श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की जोड़ी से शुरू होकर के अटल आडवाणी की जोड़ी तक चलता रहा, जिसको अंतिम सोपान पर शायद जो सफलता का चरम है उस तक इस जोड़ी ने पहुंचाया।
जो आजकल बैटिंग कर रही है धड़ाधड़, मतलब पहले बॉल से ही चौके छक्के, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने। जी, बड़ी साफ सी बात है, आपको स्पेस तभी मिलता है जब आप देखते हैं कि वैक्यूम कहाँ है। आपने वैक्यूम को पकड़ा, वैक्यूम बड़ा गहरा था। यह देश, यह मुल्क, इस मुल्क की भावनाओं और इस मुल्क की सियासत की जो तासीर है उसको पकड़ा उन्होंने बहुसंख्यकों को पकड़ा। जी, उन्होंने एक बड़े पर्सपेक्टिव का लार्जर अम्ब्रेला शुरू से ही तैयार करने की कोशिश की, जनसंख्या के आधार पर, विचार के आधार पर, और धीरे 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 कामयाबी। पर हेमंत जी, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी जब- की जो पॉलिटिकल सक्सेस है, जो बीजेपी का पॉलिटिकल सुनामी है, वो ये पिछले 8 वर्षों का है। इसके पहले बीजेपी अपने दम पर सत्ता नहीं ला पाती थी, मेजॉरिटी की सरकारें नहीं बना पाती थी। बनी जरूर थी, वाजपेयी जी बने प्राइम मिनिस्टर, मैं लेकिन आप इस बीच देखें कि 8 सालों में राजनीतिक इतिहास बदला है, भूगोल बदल गया है। ब्रजेश जी, मैं पेस और स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूं। जब आप 84 में 2 होते हो, 89 में 89 हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं आप किस रफ्तार से जा रहे हैं और आप जिस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। आपने रूलिंग पार्टी जो लगातार रूल कर रही है उसकी बुनियाद की जो कमी पकड़ी है उस पर आप इतना स्टिक करके चल रहे हैं कि आपको स्ट्राइक रेट मिल रहा है। तो आप सत्ता शासन में आज नहीं तो कल जरूर आएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा देश है। अच्छा, एक अहम बात है, अब और आप ये इस बताइए देश कि में बीजेपी का विचारधारा- ये पीक है या इससे भी ऊपर जाएगी? मुझे लगता है कि बीजेपी का यह पीक है, लेकिन यह बहुत दीर्घकाल तक चलने वाला पीक है। हम जिस वातावरण में रहते हैं, हम भारतीय, बीजेपी ने हमारी असलियत को पकड़ा है, हमारी जड़ों को पकड़ा है, सिस्टम की कमजोरी को पकड़ा है, समाज के सोचने में जो विकृत है उसको पकड़ा है। आप देखिए, मैं क्यों कहता हूं, एक बृहत्तर हिंदुत्व का अम्ब्रेला तैयार करने की कोशिश श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त से शुरू हुई थी, जो अब अपने उपसंहार पे आ रही है। और मेरी बात ध्यान रखिएगा ब्रजेश जी, कामयाबी यूं ही नहीं मिलती। हम लगातार गलती पे गलती करे जाएं तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है, जो प्रतिस्पर्धी है, वो उसी को पकड़े रहेगा, फिर वो मारेगा, वो पटकेगा। वही हालत हुआ। कोई प्रतिद्वंदी किसी प्रतिस्पर्धी के बगैर आप आगे नहीं बढ़ते। जो आप 2 थे वो 402 था, आप 300 पार हैं, वो बमुश्किल तमाम 50 पार कर रहा है। और उसकी ये हैसियत नहीं कि वो इस देश की पार्लियामेंट में अपना लीडर अपोजिशन टेक्निकली और लीगली रख सके, विधिक रूप से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने सही पकड़ा, आप ठीक जा रहे हो, और जो आपका अपोनेंट है गलती पे गलती कर रहा है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, आनंद दुबे ने अभी शुरू की बात। आनंद जी, आप तो दिल बड़ा करके रखना चाहिए। आप कांग्रेस की कमजोरी, सपा की कमजोरी क्यों वार करते हो? आप अपनी अच्छाई की बात करो। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा आज, ब्रजेश जी, समझने वाली बात है जी। प्राइम मिनिस्टर ने एक अटैक किया और वही अटैक वो 2014 से 13 से लगातार कर रहे हैं। उसी अटैक का फायदा उन्होंने बीजेपी को दिलाया और भाजपा ने वो लाभ पाया है। परिवारवाद एक बड़ी कमजोरी है, निश्चित रूप से। लगातार अटैक जी, मैं ऐसे मशरफ को आमंत्रित करता हूँ। हैं। थैंक यू हेमंत जी। दूसरे राउंड में आपकी बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूंगा। समाजवादी पार्टी के लीडर हैं अशरफ भाई, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस रॉकेट वाली सफलता का कारण आप लोग क्या मानते हैं और आपने अपनी गलतियों से क्या सबक लिया है? नहीं, कोई किसी की गलती का कोई सबक नहीं है। चूंकि इसको यहां तक पहुंचाने में मैं ये बात मानता हूं कि मौजूदा प्रधानमंत्री माननीय जो है मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। चूंकि उनका एक चेहरा गुजरात में चीफ मिनिस्टर होते हुए ऐसा बना कि हिंदुत्व का उससे बड़ा कोई चेहरा नहीं रह गया था। और उसमें सबसे बड़ी जो देन है वो तमाम दूसरी वो पार्टियां की हैं जो उस जमाने में मोदी जी की मुखालफत में लगातार लगे रहे और उनको बड़े से बड़ा बनाते चले गए। वो एक वाकया वहां हुआ, उसकी जांच हुई, तमाम केसेस हुए, उसमें कोर्ट ने उनको बरी किया, वो एक अलग ही मुद्दा था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि हिंदू एक ऐसा ब्रांड चेहरा बन के वो आए कि जब इस देश की राजनीति में आए तो उनको लगा कि इससे सुटेबल कोई मॉडल है ही नहीं। अगर 80-20 की राजनीति की जाएगी, वो अलग अलग अंदाज में वो करते गए। और जब जब चुनाव आता है, चाहे शमशान की बात हो, कब्रिस्तान की बात हो, चाहे गाय की बात हो, चाहे किसी और की बात हो, इससे इनकार ही नहीं किया जा सकता कि ध्रुवीकरण की ही सबसे बड़ी वजह है, जहां सारे सामाजिक समीकरण
ध्वस्त हो जाते हैं। और ये सामाजिक समीकरण इसलिए ध्वस्त हो जाते हैं कि धर्म इसमें नंबर 1 पे जाता है, और जब तक ये तुष्टीकरण ध्रुवीकरण चलता रहेगा। अब सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि ये जानने के बाद भी तमाम अपोजिशन पार्टियां आज भी तुष्टीकरण की राजनीति पे भरोसा कर रही हैं। क्यों कर रहे हो आपने 70 साल कुछ किया नहीं मुसलमानों के साथ, और खाली मुसलमान नाम ले लेने से कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कहता है कि देश के मुसलमान करने की आप मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं सारी पार्टियों के लिए तंज किसके लिए कर रहे हो? मैं आज खुल के बात कर रहा हूं। यह तंज ही नहीं है, यह हकीकत है कि ये सारी पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूं कि सवाल इस बात का था कि जब तक आपको लगता रहा कि मुसलमान करने से वोट का डिवीजन होगा और एक अच्छी परसेंटेज लेके हम सत्ता में आते रहेंगे, आज भाजपा ने उसको फेल कर दिया क्योंकि वो उससे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बन के आ गई। अब उसने राजनीति 80-20 की कर दी। चिल्लाते रहिए, 20% मुसलमान मरता रहेगा लेकिन कभी भाजपा को हटा नहीं पाएगा। और भाजपा का मानना यह है कि ठीक है, ये 20% मुसलमान तो ऐसे हैं कि अगर इनका ये बात आप मानते हो कि तो देश की तरक्की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली बात अब देश की राजनीति में बेमायने हो गई है? बिल्कुल बेमाने है। मुस्लिम वोट ही रिलेवेंट हो गया है। आप सोचिए कि इस देश के प्रधानमंत्री को लाल किले के प्राचीर से यह बात कहने की क्या जरूरत है कि इस देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है? कौन सा हक दे दिया आपने? क्या ऐसा कर दिया? लेकिन ये सब बातें बोलने के बाद नेचुरल बात है उसका रिएक्शन होना है, और आज तक बीजेपी वही कर रही है। भाई आप देखिए, इंडिया शाइनिंग का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री वो फेल कर गया, वो नहीं यहां काम किया क्योंकि उस वक्त तक तमाम चीजें यहां बटी हुई थी आपस में जी। और आज हालत यह हो गई कि मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के चेहरे पे अब पोजीशन ऐसी हो गई कि उनका सिंबॉलिक एक स्टेटमेंट आता है और लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना है। इसी चुनाव में आप देख लीजिए, सारा बीड़ा मुसलमानों ने, यादवों ने उठा रखा था कि हम बिल्कुल सरकार को बदल देंगे। क्या हुआ इसका? ब्राह्मण की आप नाराजगी बता रहे थे, 89% ब्राह्मणों ने वोट दिया, 90% के आसपास ठाकुरों ने वोट दिया। तो सवाल इस बात का है कि जब वोट आएगा आखिर में तो इनकी सारी विफलताएं बेमानी हो जाएंगी और इनका ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण जो है वो नंबर 1 पे जाएगा और सरकार ये बनाते रहेंगे। तो आपका ये मानना है कि मुस्लिम विरोध या मुसलमानों के प्रति वैमनस्यता को राजनीति के केंद्र में रखना बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद है? बिल्कुल। जो आपके बीबीसी के रिपोर्टर ने, मेरे रिपोर्टर में बीबीसी वाले हैं, मेरे नहीं है, यही चीज बिल्कुल सही उसने नहीं, जिसने बीबीसी ने किया तो उसने सही एनालिसिस किया है ना इस बात की। मैं कृष्णकांत पांडे जी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की हालत देख के लगता है कि अब क्या तो कहा जाए, मतलब कहां रुकेंगे आप लोग? ब्रजेश जी, जहां तक रुकना था हमें, जनता ने हमें वहां तक पहुंचा दिया। यह निश्चित रूप से आप अपने इंट्रो में जो बता रहे थे, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश पे जितनी उम्मीद रही थी उससे ज्यादा कमजोर प्रदर्शन इस बार हमारा रहा है। हमें इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आज 42 साल के पहले स्थापना दिवस पर बीजेपी के, हम तो उनको बधाई देते। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी, जहां तक हम जब इस देश में कांग्रेस पार्टी बनी 28 दिसंबर 1885 को, इसके बाद 60 साल तो हमें संघर्ष करने में लग गया इस देश को आजाद कराने में। वह 42 साल का वक्त जो आज इनका, वो 42 साल हमें नहीं मिला। हमें तो 60 साल लग गया देश को आजाद कराने में, और 60 साल में हमें अंग्रेजों से भी लड़ना था और हमें इन 42 साल वालों से भी लड़ना था। हमको इन दोनों से लड़ना था। लेकिन जब आपने कहा ये रोज पर आज जरूर है, लेकिन हमने लोकसभा में 415 सांसद भी देखे हैं कांग्रेस पार्टी के। आपने भी देखा होगा, हेमंत तिवारी जी भी अभी अस्थायित्व की बात कर रहे थे। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि 415 सांसद भी देखे थे। वह 40 साल आपको हेमंत तिवारी से कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है क्या? मैं देखता हूं हर डिबेट में आप हेमंत जी को, वो मेरे बड़े भाई है, वो मेरे बड़े भाई है, मेरे आदरणीय है। ओके। और वो बोलते हैं तो कुछ हमें सीखने को मिलता है। ओके। तो डिबेट में और लोग भी बैठे हैं, लेकिन आप पर्सनल होके चूंकि आप बोल रहे थे इसलिए मैंने पूछा आपसे। नहीं, मैंने उनके अस्थायित्व की बात किया, उन्होंने एक अच्छा तर्क दिया, मैंने उसका उल्लेख किया। अगर यह कोई गलत तो मेरे समझ से नहीं है। और हमने इसी उत्तर प्रदेश में 365 एमएलए भी दिए, जिसका आज तक कहीं भी छू नहीं पाई है 42 साल की पार्टी। चाहे धर्म का अफीम पिलाई हो, चाहे 5 किलो राशन का पिलाया हो, जो हमने शुरू किया, लेकिन आज तक ना इन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे जितने एमएलए थे छू पाए, ना देश की संसद में छू पाए। लेकिन फिर भी मुझे आपकी बात से
यह स्वीकार करने में कोई 365 आपत्ति नहीं एमएलए है। आपके थे जैसा कि आप बता रहे हैं, आज कितने हैं मालूम है आपको? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं आपकी ही बात पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। यह स्वीकार करने में जो मुझे दो कोई थे, आपत्ति नहीं है। आज वो कि 273 कहीं हैं। हमारी, सुन लीजिए, कहीं न कहीं हमारी कमी है, या हम जनता के बीच में अपनी बात उस तरह से नहीं रख पाए हैं, हम जनता को समझा नहीं पाए हैं, हम उत्तर प्रदेश में कमजोर हुए हैं। देश में विपक्ष के रूप में भी हेमंत जी का फिर नाम लूंगा, वो कह रहे थे कि लोकसभा में विरोधी दल का 1-2 सांसद कम होने के नाते वो अभी दर्जा हमें नहीं मिल पाया। कुछ प्रॉब्लम है आपको हेमंत जी से? नहीं, लेकिन हमने वह भी दिन देखा है कि विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सम्मान, चाहे वो नेहरू जी का जमाना रहा हो, चाहे इंदिरा जी का जमाना रहा हो, चाहे राजीव जी का जमाना रहा हुआ, आज उसकी भी कमी देखने को इस सरकार में मिली। या तो पूरी अच्छा है कि आपने अपनी और हेमंत जी को दूसरी ही की सुना, अभी स्तुति तो होगी। संजय बेचन जी बाकी हैं। नहीं, और सुनिए, यह सरकार वही है, बलिया में आवाज अगर उठाता है कोई पत्रकार तो उसे आजमगढ़ की जेल में बंद कर दिया जाता है। यह तानाशाही लोकतंत्र कहीं रह गया है? अरे मुझे तो डर है उस पत्रकार पे जिसने 16 किलोमीटर उस बुजुर्ग ने ठेले पर अपनी पत्नी को लेके अस्पताल गया, फिर लेके अपनी वापस आया। पार्टी की थोड़ी चिंता और कर लो, जिसको- पत्रकारों का क्या है? हमें- हेमंत जी हमें पत्रकारों के जनता नेता हैं, और- लड़ेंगे हमें- अगर मन हुआ तो। नहीं, हेमंत जी नहीं लड़ पाएंगे, लड़ना तो सबको मिलकर सबके लिए होगा। वो तीसरी चाहे बार वो आपने पत्रकार हेमंत हो, तिवारी को डॉक्टर घेरा हो, है। इंजीनियर हो, देयर इज जनता समथिंग, आप कुछ सबको तो मिलकर पर्सनल है लड़ना आपकी होगा। प्रॉब्लम उनसे। लेकिन सुनिए, धन्यवाद पांडे जी। उस पत्रकार को भी पांडे जी कहीं झेलना धन्यवाद। पड़ जाए, हमें तो अब इस बात का पत्रकारों डर की आड़ में मत खेलो, जाने दो। मैं संजय बेचन जी को आमंत्रित करता हूं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे भी वही बेसिक मेरा प्रश्न है पहला तो ये कि बीजेपी की इस अलौकिक सफलता का कारण क्या है? आप क्या मानते हैं? इन 8 वर्षों में मैंने देखा कि देश की राजनीति की दिशा, दशा, भूगोल, केमिस्ट्री, विचार, मुद्दे सब बदल गए। सब बीजेपी ने सब बदल डाला। मैं हेमंत जी को बहुत गौर से सुनता हूं जब भी वो कुछ बोलते हैं, और मैं उनको सुन रहा था। सर मैं बहुत और डर डर के उन्होंने हेमंत जी को बुलाता हूं वाजिब क्योंकि और- हर आदमी इन्हीं को, बेचारों को, गरीब आदमी को घेरता है। नहीं, वो तो बड़े पत्रकार हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, और बहुत वाजिब बातें उन्होंने कही कि जब कोई पार्टी 415 से 44 आ गई और कोई पार्टी 2 से 303 पहुंच गई, तो अपने आप में ये नंबर, ये आंकड़े जो हैं वो बोल रहे हैं, ये आंकड़े बोलते हैं। और आपको याद होगा ब्रजेश जी, हम लोग लगातार ये बात करते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई है उसने इस देश के गवर्नेंस के सिस्टम को बदला है। चाहे कांग्रेसी कितनी भी छाती पीटे, विपक्ष जितना भी छाती पीटे, इसने लोगों को जो डिलीवरी का सिस्टम है वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने डेवलप किया है। डिलीवरी ऐड हुई है इस देश के गवर्नेंस में। राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया देता हूं तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजीव जी की बात सही थी, मैं 1 रुपया दूंगा और 1 रुपया पहुंचेगा, और वही पहुंच रहा है। तो आप देखिए कि बीजेपी का जो संस्थागत चेहरा है उसको देखिए, कॉम्प्लिसेंसी नहीं है इनमें कभी भी ये ऐसा नहीं हुआ कि जब ये 2 पर थे तो थक गए, रुक गए। ये ना 2 पर थके, ना रुके, ना 303 पर थके, ना 303 पर रुके। ये लगातार 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। इसमें कोई व्यक्तिगत आग्रह से किसी को आगे नहीं बढ़ाते। आप देखिए 10 तारीख को रिजल्ट आए, आप रिजल्ट देख रहे थे। प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उनकी आवाज से, उनके चेहरे से थोड़ी थकान दिख रही थी, लेकिन 11 तारीख की सुबह वो गुजरात में थे, एक मेगा शो कर रहे थे। तो बीजेपी जो है चुनावों के लिए, पहले अटल जी के समय जो बीजेपी थी उसका था ठीक है चलो सत्ता आएगी, लेकिन हम सत्ता के लिए एकदम जी जान नहीं लगा देंगे, हम सत्ता भी करेंगे, मूल्यों की भी राजनीति बीजेपी करेंगे। के एक सीनियर लीडर का एक बार इंटरव्यू किया था कुछ वक्त पहले, उन्होंने कहा था कि हर चुनाव हमारे लिए एक युद्ध के समान है। बिल्कुल, और उनके लिए हर चुनाव एक युद्ध की तरह है, पूरी तैयारी से लड़ते हैं, एक और हर तरह से लड़ते हैं सर। और
हर तरह से लड़ते हैं, बिल्कुल। और आप देखिएगा कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री रैली करते हैं, 11 तारीख को फिर चले जाते हैं गुजरात, और पूरी पार्टी जो है गुजरात और हिमाचल की तैयारी में लग जाती है। दूसरी तरफ जब आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने 5 प्रदेश अध्यक्ष हटाए, अभी तक उन 5 प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है। संगठन का महत्व कांग्रेस शायद भूल गई है ब्रजेश जी। संगठन बनना चाहिए। आज सिर्फ उनका अगर आप देखो तो पार्टी का संगठन 2-3 राज्यों में है, 300-350 सीटों पर तो कांग्रेस कहीं है ही नहीं। और संगठन आप देखिए क्षेत्रीय, अब और बीजेपी का ये पीक नहीं है, बीजेपी का पीक अभी आना बाकी है, क्योंकि बीजेपी को अभी साउथ का तिलिस्म तोड़ना है। तो बीजेपी अभी और आगे जाएगी, तोड़ नहीं पाए अभी तक। आप ये जी, और आप एक चीज और गांठ बांध कर रखिए, बीजेपी अभी इस देश की राजनीति में 30-35 साल और प्रभावी रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ये चुनाव लड़ते हैं, जिस तरह से संगठन चलाते हैं, जिस तरह से सरकारें चलाते हैं, उसके वजह से ये जीत हासिल करेंगे। जिनको विधवा विलाप करना है वो विधवा विलाप करते रहे। तो क्या आप इस बात को इंडोर्स करते हैं जो गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार कहा था कि बीजेपी यहां 50 साल तक रहेगी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूं कि बीजेपी अभी 50 साल रहने वाली पार्टी है, और जोर शोर से रहेगी, दमखम से रहेगी जी। चाहे किसी को मेरी बात से ऑलराइट सर, मैं डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करता हूं। वीरेंद्र जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। 42 साल हो गए बीजेपी को, और आपको भी हो गए 18-19 साल पत्रकारिता में। तो ये बीजेपी की जो अलौकिक ये सफलता है, आप इसके पीछे मुख्य कारण क्या मानते हैं? आपने काफ़ी समय तक बीजेपी के नेताओं की राजनीति और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में देखी है, आप क्या महसूस करते हैं? ब्रजेश जी, जब हम लोग पैदा हुए थे उसी समय लगभग बीजेपी पार्टी बनी थी। उस समय से पहले वो जनता पार्टी थी जब उसने सरकार चलाई 2.5 साल की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी अपना आदर्श मानती है, वो उनके फाउंडर रहे। उनका अंत्योदय का एक नारा है कि हम अंतिम आदमी तक बात पहुँचे। बीजेपी 1996 में पहली बार संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनी, और उसमें 13 दिन की सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की। उससे पहले बीजेपी, चूँकि 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो बीजेपी उसमें राजीव गांधी सहानुभूति की एक बहुत बड़ी लहर थी, उसमें राजीव गांधी बहुत बम्पर जीते और बीजेपी पीछे रह गई। उसके बाद काफ़ी वक्त लगा उसको पहुंचने में संसद। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी फिर चुनाव लड़े और 5 साल उन्होंने पूरी सरकार चलाई। अभी आपने कहा कि असली बूम या असली उच्चता के शिखर को बीजेपी ने 2014 में छुआ। ये बात सही है, लेकिन इसकी पटकथा लोगों को याद होगा कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र मोदी देश में हिंदुत्व के सबसे बड़े नायक बन गए, उभरे, जब ये गोधरा का कांड हुआ और माना गया कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के बहुत बड़े नेता हैं, और उनको बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री पद पे प्रोजेक्ट किया चुनाव लड़ाने के लिए। वो दिन है, और उसके बाद आज का दिन है, कभी बीजेपी पीछे मुड़कर नहीं देखी। हम बीजेपी को तब से जानते हैं जब अटल आडवाणी की जोड़ी थी और अयोध्या में रथ यात्रा निकली। बीजेपी भले 80 में बनी, लेकिन देश में उसकी एक राष्ट्रीय पहचान जब ये अयोध्या आंदोलन ने उसको दी, और सत्ता के शिखर तक फिर उसके बाद वो पहुंची। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी लगातार बीजेपी को ऊंचाइयों पर ले जा रही है, या ये कहिए कि ऊंचाइयों पर बैठाए हुए हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस कांग्रेस ने देश में 60 साल 70 साल राज किया, उस कांग्रेस के राज में बीजेपी के इन 2 शीर्ष नेताओं ने भी काफ़ी परेशानियां झेली हैं, जेल भी काटी है और तड़ी पार भी रहे हैं। आज वो देश के सर्वोच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं। सियासत में उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं रहा होगा। हम तत्काल को, वर्तमान को देखकर आकलन करते हैं, अतीत को भूल जाते हैं कि किस किस तरह के कष्ट इस देश को आज़ाद कराने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने झेला। आज़ादी के बाद कांग्रेस के खिलाफ सियासत करने वाले राजनीतिक लोगों ने झेला।
तमाम सारी परेशानियां इस देश में आती रहीं। आज बीजेपी की कार्रवाई को हम बहुत सारे रूप में आकलन करते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने भी बड़े कष्ट झेले हैं इस देश में। 42 साल का जो सफर है वो 2014 के बाद का चमत्कार उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, और उसकी घटना आज बीजेपी ने एक चीज ये साफ कर दिया देश की सियासत में कि विरासत से सियासत नहीं चलेगी। कोई किसी का बेटा है, किसी खानदान का है, किसी बहुत बड़े पूंजीपति से परिवार से जुड़ा है, तो बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को महत्व दिया। हिंदुत्व के बाद उसने एक नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, और नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में इसी आधार पर सत्ता में आई। भ्रष्टाचार, महंगाई, अराजकता, देश की हालत, राष्ट्रीय स्तर पर सोच, तमाम सारे परिवर्तनों के साथ बीजेपी ने सत्ता संभाली थी जी। उन पर सब पर बात बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन बीजेपी ने एक नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। अब उसमें थोड़ा आगे पीछे थोड़ा बहुत हो गया, धक्का धुक्का देके एक आध जगह राज्य में सरकार बनानी पड़ी। महाराष्ट्र में सवेरे शपथ करा दिए थे, फिर वो भाग खड़ा हुआ, मामला पलट गया, वहाँ थोड़ा गड़बड़ा गया। हाँ। फिर मध्य प्रदेश में 1.5 साल में गिरा पाए, गोवा में कर्नाटक में भी गिरा लिए। हाँ, कर्नाटक में गिरा पाए। तो भाई ये सब हथकंडा कांग्रेस ही ने सिखाया बीजेपी को। तो बीजेपी अगर वो कर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके साथ साथ राम मंदिर, राम का नाम बीजेपी का कवच हमेशा से रहा, और वही उसको सत्ता के शिखर पर बैठाए हुए हैं। देखिए, कांग्रेसी भी तो खूब टूट रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। पूरी कांग्रेस में एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी में जा चुका है। आने वाले दिन में कहीं चुनाव चिन्ह बीजेपी का बदल के ब्रजेश जी ये न हो जाए कि हाथ के पंजे में कमल का फूल। ये भी जब सारा पंजा वाले नेता चला गए कमल में, तो कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा जी। आज स्थापना दिवस पर एक नई टोपी मिली है बीजेपी को। कांग्रेस के पास एक टोपी थी, समाजवादी पार्टी पास एक टोपी थी, लाल टोपी, सफेद टोपी। आज बीजेपी ने भगवा टोपी का इजाद किया। ये मोदी युग की एक बड़ी निशानी बनेगी। इस देश में एक बड़ी पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टोपी के रूप में बड़ी बीजेपी डिजाइनर को बढ़ा किस्म की दिया। टोपी है वो, मैं देखा उसमें बड़ा डिजाइन वगैरह काफी अच्छे बनाए गए हैं। बिल्कुल। और आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी की तरक्की पर बात हो रही है। कांग्रेस और बसपा के लोग भी शामिल हैं, सुन रहे हैं। इनकी हालत तो बीजेपी ने खराब कर दी। हमने पहले भी कहा, आज भी कहते, बीजेपी ने कांग्रेस और बसपा के विधायकों की हालत ये कर दी कि अब इनको टिकट लेके देखने जाना पड़ेगा, तभी आप देख पाओगे इनको, नहीं तो देख ना पाओगे, क्योंकि ये कहीं दिखते ही नहीं। विधानसभा में जगह ही नहीं बची है। पांडे जी याद कर रहे हैं पुराने दिनों को, जो दिन बीत गए उनको याद करने से कुछ नहीं होगा। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है सूर बनकर वही निकलता है। इस देश में बीजेपी के फाउंडर लोगों ने जो बीज बोया था वो आज कितना बड़ा वटवृक्ष बन गया, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वो ऊपर बैठे होंगे, देख रहे होंगे, उनका आशीर्वाद रहा होगा। अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के बाद आज एक नई पीढ़ी के हाथ में नेतृत्व है। कौन कितने साल रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, एक तारा टूट जाने से फलक सूना नहीं होता। तो बीजेपी के मोदी और अमित शाह ने इसी मूल मंत्र को अपनाया है, और आज बीजेपी को यहाँ पर लाकर उन्होंने खड़ा किया है। ब्रजेश जी, बात बहुत सारी है, कहना है, लेकिन चूंकि वक्त कम है इसलिए बीजेपी राम को बहुत याद करती है। एक साहित्यकार ने लिखा कि होए चली जीवन की शाम, अब तो दर्शन दे दियो राम।
और सांझ सकारे तुम्हें निहारूं और दुख की घड़ी में केका पुकारूं। तो बीजेपी पर जब जब संकट आया उसने राम को पुकारा। एक इतनी बड़ी पार्टी बनने के पीछे एक साहित्यकार की इन लाइनों से उसकी हालत समझिएगा कि कैसे ये पार्टी बनती है और कैसे इतना बड़ा संगठन बनता है। कि सफर में धूप होगी जो चल सको तो चलो, और सभी हैं भीड़ में और तुम भी आगे निकल सको तो चलो, और किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को लेकर हमने एक प्रश्न डाला सोशल मीडिया के कू ऐप पर कि 2 लोकसभा सीटों से 303 सीटें जीतने तक बीजेपी ने इतना बड़ा सियासी सफ़र कैसे तय किया। तो समीर पाठक लिखते हैं कि लक्ष्य अर्जुन का और प्रयास एकलव्य को लेकर बीजेपी 2 से 303 सीटों पर पहुंची है। सौरभ सिंह लिखते हैं कि बीते 8 सालों में बीजेपी ने सफलता का जो शिखर छुआ है उसे लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो महेश शर्मा लिखते हैं कि बीजेपी ने जिन मुद्दों को लेकर राजनीति शुरू की थी उन मुद्दों पर बीजेपी आज भी कायम है। मैं सीधे रुख करता हूं आनंद दुबे का। आनंद जी, आप मुझे बताइए, और हम लोग इस विषय पर काफ़ी देर से चर्चा भी कर रहे थे, क्या ये माना जाए कि बीजेपी अपने पीक पर इस वक्त है, सफलता के सबसे बड़े सोपान पर खड़ी हुई है, और नया नेतृत्व आएगा, या ये नेतृत्व के सहारे ही आप और कोई बड़ी सफलता हासिल करेंगे? ब्रिजेश जी, नेतृत्व कोई भी रहे, मूल विचार वही है। जिस विचार को लेकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी को लेकर आगे बढ़े, और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर याद आ रहा है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे क्या कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो आज भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची है उसके पीछे एक बड़ा संघर्ष है। हमने अपने 2 महान नेताओं की कुर्बानी दी, हमारे न जाने कितने कार्यकर्ताओं को अपने प्राणों की बलिदान देना पड़ा, हमारे न जाने कितने कार्यकर्ताओं को जेल की काल कोठरियों का सामना करना पड़ा, और सतत संघर्ष करके आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी लिखा था कि उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी जहां है वहां अपने, तो आप इसका क्रेडिट किसको देते हैं? मोदी शाह की जोड़ी को देते हैं, पार्टी की विचारधारा को देते हैं, पार्टी के संगठन को देते हैं? देखिए, पार्टी की विचारधारा, कार्यकर्ताओं का संकल्प और ईमानदार नेतृत्व, जिसने भारतीय जनता पार्टी को आज इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। ब्रिजेश जी, 70 साल में पहली बार कोई सरकार आई जिसने अंत्योदय के रास्ते पर चलते हुए यह महसूस किया कि हमारी मां बहन बेटियों को शौचालय की आवश्यकता है, उनको गैस चूल्हे की आवश्यकता है, उनको पेट भरने के लिए राशन की आवश्यकता है, उनके खाते में पैसे डालने की आवश्यकता है, उन किसान भाइयों को समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। यही अंत्योदय का संकल्प था जिसको लेकर पार्टी ने अपना सफर शुरू किया, और यही अंत्योदय का संकल्प है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हेमंत तिवारी जी, विपक्ष में इतनी बड़ी मायूसी और विश्वसनीयता के संकट का कारण क्या मानते हैं? और बीजेपी का जो ये वर्टिकल राइज है जिसको हम अलौकिक सफलता कहते हैं, इसके पीछे कारण क्या विपक्ष का कमजोर होना है, या फिर बीजेपी ने एक नई लाइन खींची है? देखिए, विपक्ष का नितांत कमजोर होना लोकतंत्र के ह्रास का संकेत होता है, ये मेरा सुनिश्चित मत है और स्थापित सत्य भी है। लेकिन यहाँ विपक्ष है कौन? देश में विपक्ष कांग्रेस है। कांग्रेस साथ दिक्कत क्या है? कांग्रेस अभी भी गुजरे कल के जो सुनहरे ख्वाब हैं उसी में जीती है। सुन लिया पाणे जी, प्रवक्ता जी बैठे हो गई तसल्ली। सुनिएगा, गुजरा वक्त भूल जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इनके एक मिनट सुने, कृपया सुने।
इन्होंने भी जब जिक्र किया या कांग्रेस का कोई लीडर होता है तो गुजरे कल के जो सुनहरे दिन हैं उस पर जरूर उसका 60% फोकस होता है। ये वह करते हैं और ये जो आज चैंपियन बने हैं जानते क्या करते हैं, ये आने वाले कल की सोचते हैं, आने वाले कल की प्लानिंग करते हैं। आप G23 के अपने आपसी झगड़े को निपटाने में 23 दिन लगा देते हो साहब, और ये क्या करते हैं, आने वाले 23 महीने की योजना बनाते हैं कि हमको अब उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ कहाँ जाना है, हिमाचल कैसे देखना है, गुजरात कैसे देखना है, महाराष्ट्र कैसे देखना है, निकल लेते हैं सब पर इनकी योजना। ये 365 × 7 × 24 काम करते हैं। माफ़ कीजिएगा, आपके यहाँ शैथिल्य बहुत है, शिथिलता है, धीमी गति के बुलेटिन आप हो गए हैं, और ये आज की वो 5 मिनट में फटाफट 100 खबरें, फ़र्क बता रहा हूँ, बुनियादी फ़र्क है। ऐसे ये जो है समझने वाली बात है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैंने आपकी कमियों को गिना, बरसों गिना, उस पर स्टडी की, पूरा अपनी आगे की लाइन बनाई, फिर आप अटैक कर दिया और दनादन गोल कर रहे हैं। यही फ़र्क है। शायद कांग्रेस इसीलिए लगातार सिकुड़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ। तो एक सवाल का जवाब आप दीजिए। मैंने ये सवाल संजय जी से भी किया था और आपसे भी वही सवाल है, ये बीजेपी का पीक है या फिर अभी पीक आना बाकी है? बिल्कुल नहीं। एक फार्मूला बता रहा हूं, एक लाइन का सुनिएगा। इस देश में पिछले कुछ दशकों में कट्टरता बहुत भीषण बढ़ी है, खतरनाक स्तर तक बढ़ी है, ये स्वीकार करना होगा। और जब तक कट्टरता धार्मिक आधार पर रहेगी, बढ़ती रहेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हिला नहीं सकता, उसको 5% थैंक यू हेमंत जी, कोई कमजोर शुक्रिया। नहीं कर सकता। खाली एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल, खाली 1 मिनट सुनिएगा। ओके। मेरे बचपन में जब मैं कक्षा 1-2 पढ़ता था, मेरे गांव में मात्र एक मस्जिद होती थी, 6 गांव के लोग आकर नमाज पढ़ते थे। आज हमारे गांव में 11 मस्जिद हैं, अब 10 मंदिर हैं। ये फर्क है, ध्यान रखिएगा। कह रहा हूं कट्टरता बढ़ रही है, जो खतरनाक है। दोनों तरफ की, एक तरफ रहेगी, बीजेपी को आसपास नहीं आ सकता। दोनों तरफ कट्टरता है कि दोनों तरफ का नतीजा आप देख रहे हैं। ओके, ऑलराइट। एसएम अशरफ, समाजवादी पार्टी के लीडर। टकराएंगे तभी अशरफ स्पार्क होगा। साहब, देखिए, कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का बड़ा चेहरा है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। मिसाल के तौर पर मैं आपकी पार्टी को मानता हूँ, आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा चुनाव लड़ा, 32% वोट शेयर लेकर आप लोग आए, हारे वो एक अलग विषय है। लेकिन बीजेपी को हराने का कोई फार्मूला, सॉलिड फार्मूला आप भी नहीं खोज पाए। देखिए, ऐसा है, अभी हेमंत तिवारी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका झुकाव थोड़ा बीजेपी की तरफ है, लेकिन इनकी एनालिसिस बहुत ही अच्छी है। इन्होंने सबसे अच्छी एनालिसिस की आखिर में आके कि चूंकि जब तक ये हिंदुत्व का ये मामला कौन सी बात है कि झुकाव भी है और एनालिसिस भी अच्छा है। एक जगह तो टिको अशरफ मियां। मैं कहता रहा हूं, अबे आप देखिए, जो बात उन्होंने की, उनका झुकाव है, उनकी तमाम डिबेट आप देखिए, उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है। उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, वो गलत होता है। अरे आपको पता नहीं है अशरफ मियां, मैं जब इसके पहले चैनल में था, एक और चैनल के लिए जब मैं पहले काम करता था, तो हेमंत तिवारी पे इल्जाम था कि ये सतीश मिश्रा के बहुत खास आदमी है। अशरफ मियां, शुरू हो जाइए। ना बात तो सुनिए सर। क्या अशरफ साहब, आप इतने सही दिमाग आदमी बताइए। मैं तो आपकी जहनियत की कद्र करता हूँ। एक बार बोलने में हिचक महसूस हो रही है कि मोदी को हिंदुत्व का ब्रांड बनाते हुए इनको बुरा लग रहा है। ये क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी स्कीमें हैं, 100% डिलीवर हो रही है। अरे इसको मानिए, जब राज धर्म का पालन करने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को कहा था, उसी दिन एक बड़ा चेहरा मोदी जी बन गए थे। और मोदी जी को बनाने में सबसे बड़ा हाथ फिर कांग्रेस का भी है। सारा अपोजिशन जब उनके पीछे पड़ा तो लगातार वो एक ऐसा चेहरा बन के आ गए कि आज की राजनीति यहाँ पे 80-20 में तब्दील हो गई। अब इसको एक ही रास्ता तोड़ने का है, 85 और 15 को करना पड़ेगा। जब 85-15 आप कर लेंगे तभी ये धर्म की चाशनी कम हो पाएगी। अब कैसे करेंगे लोग, ये देखना पड़ेगा लोगों को। अब यहाँ की राजनीति तब्दील करनी पड़ेगी। थैंक यू। मुझे ऐसा कहने में कोई गुरेज नहीं है। थैंक यू। ऑलराइट, पांडे जी। ब्रजेश जी, हाँ, ब्रजेश जी, आनंद जी रुकिएगा प्लीज, मेरा ये राउंड कंप्लीट हो जाए फिर आऊंगा। आप आराम से जवाब दीजिएगा प्लीज। मैं अभी कृष्णकांत पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। भाई पांडे जी, मैंने आपके प्रिय हेमंत तिवारी जी की पूरी बात सुनी और हेमंत तिवारी जी की बातों से ये लगा सर, मेरे और उन्होंने आपसे ये कहा, चल रहे हैं जी एक सेकंड रुकिएगा अशरफ भाई, कि आप अतीत जीवी हैं,
कृष्णकांत मुझे इजाजत पांडे मिल जी। जाएगी? इजाजत? 1 सेकंड रुकिएगा। मैं हटना चाह रहा हूं सर। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। थैंक यू ब्रजेश जी, थैंक यू अशरफ भाई। यस पांडे जी, गो अहेड। हेमंत तिवारी जी एक बड़े पत्रकार हैं। अभी अशरफ जी कह रहे थे कि भाजपा की तरफ उनका झुकाव मैंने वो देखा है। 2012 से 17 तक उनका सपा की तरफ भी अच्छा झुकाव था। हमारे साथ डिबेट में बैठते थे, हम उनका आशीर्वाद लेते थे। और संजोग से जिस दिन इस काउंटिंग हो रही डिबेट थी उस की दिन चर्चा हेमंत तिवारी पे नहीं हो रही है, हम लोग ब्रजेश जी, बड़ी बीजेपी पर गलत बात डिबेट है। कर रहे हैं। ब्रजेश जी, गलत बात है पांडे जी, ये सब मत करिए आप। प्रवक्ता इस तरह हम भाषा लोग बोल रहे चर्चा हैं। यहाँ बीजेपी की कर ये रहे गलत बात हैं, है हेमंत ब्रजेश जी। तिवारी की बात थोड़ी कर रहे हैं। आप अपना लेबर नहीं ब्रजेश ये जी, क्वेश्चन नहीं मेरी बात। ब्रजेश जी, गलत बात है आप पांडे जी। हेमंत कम से कम जी, डिबेट पांडे जी, ये लेबर बहुत ही बात गलत है। बात है। आप बोलने जा रहे हैं, बोलिए पांडे जी। फालतू बात बोल रहे हैं, बताइए। हाँ मुद्दे पे रहिए पांडे क्या जी। कांग्रेस पांडे जी मुद्दे पे रहिए। अलाउ किया है सब बात? हेमंत जी 1 सेकंड हर रुकिए, अच्छी- गुस्सा ना करिए। अरे भाई हमको बोलने देंगे तब तो हम 37 साल का जवाब मेरा दें। करियर इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं, एक मिनट अरे बोल भाई दिया। आप हमको बोलने तो इनका दे। काम हो गया। हेमंत जी, कभी कभी क्या सच पांडे कड़वा जी? होता है, सच कड़वा होता है, सच हमको मत लग जाता बताइए। है। आप सच इतने हमको बड़े मत बताइए। पत्रकार हैं कि सरकारें श्रीमान आपको जी, सच पूछती है हम तो आपका सच क्या बोल रहे हैं। गुनाह? सरकारें क्या आपको बात मुझे पूछती है बताओगे? भाई, क्या ब्रजेश जी? सरकारें आपकी आप ऐसे इज्जत लोगों को अगर करती बैठाएंगे है, तो कृपया चाहे वो ये मेरे कांग्रेस की अपमान रही हो, बात। सपा की हो, बसपा की हो, आज इस तरह की बीजेपी सफाई की घटिया हो, सरकारें आप बात आपकी कर रहे हैं, इज्जत इसलिए करती कांग्रेस की है। दशा है। इसलिए आप जो है, नहीं, अरे मैंने इज्जत मत करिए देखा है, मेरी। मेरे साथ आप काउंटिंग इज्जत के मेरी दिन कर आप रहे हो। बैठे थे ब्रजेश और जी, सपा का बाजा ब्रजेश बजा जी, रहे मेरा थे, तब निवेदन तक है रिजल्ट में बीजेपी लाखों जीतने लोग- लगी। क्या बोल रहे हो आप? खाए थे। बात कर रहे हो, फालतू बात कर रहे हो। ये ना बताइए हेमंत बेकार जी, की ये ना बात कर रहे हैं बताइए आप। मेरे साथ आप बैठे थे ये हमको समझा किसी रहे हैं। चैनल पे, नाम नहीं सपा, लेना चाहता बसपा, उस चैनल पे कांग्रेस, आप बैठे सुनिए। थे। आपने हेमंत पुरानी तिवारी चीज की बनने बात में कहा कि बहुत साल पुरानी लगे यादों हैं। में कब तक रहेंगे? अब मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत भाई नहीं है। कृष्णकांत पांडे जी, मुझे ये किसी परिचर्चा सर्टिफिकेट मैंने की जरूरत हेमंत नहीं तिवारी है। पे नहीं बुलाई भाई। ये आप इस अपनी तरह की पार्टी की बात बात कर रहे रखिए, हैं। आप हेमंत तिवारी को ये टारगेट बताइए। क्यों कर रहे हैं? बेकार की पांडे बात जी कर आप रहे अपनी हैं। बात रखिए। पांडे जी आप क्या टारगेट करेंगे? परिचर्चा को गलत ले जा रहे हैं। पांडे जी अपनी मुद्दे पे रहिए। वातावरण खराब करते हैं लोग। ब्रजेश जी प्लीज, हेमंत जी हो गया बस। हेमंत जी ने प्लीज ये प्लीज बोलेंगे बताइए। हेमंत जी ने कहा कि पुरानी चर्चा कांग्रेस अपने पुराने दिनों में है। मैं मान रहा हूं कि आगे हमारी पार्टी कमजोर हुई है, लेकिन पुराने दिन की है। 2 सांसद की बात करके आज 303 सांसद की बात हो रही है, तो पुराने दिन की चर्चा करें तो अच्छे हैं। हम 415 सांसद से आज 55-56 सांसद की बात करें तो हम बुरे हो गए। हम निश्चित रूप से पुराने दिन की चर्चा करके उसको फिर से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज 1 मिनट में कहूंगा, प्रधानमंत्री ने आज अपने पांडे जी संबोधन में कंक्लूड कहा- करो प्लीज। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, समय हमारा ज्यादा, आप दूसरे लोग ले लिए। 2 तरह की सोच के लोग यहाँ है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। इतनी बात से मैं सहमत हूं। आगे 2 तरह की सोच के लोग कौन है ये बताना चाहता हूं। एक देश बचाने के लिए है, एक देश बेचने पे लगे हुए हैं। इस 2 तरह की सोच के थैंक लोग यू हैं। पांडे जी। और मैं 30 सेकंड में राष्ट्रवाद की भी बात करूंगा। 30 सेकंड में राष्ट्रवाद है इतना क्या? उत्तेजित क्यों हैं कहां आप? से आया है? नहीं, राष्ट्रवाद है क्या? मैं सारे विद्वान पैनल में हमारे साथी बैठे हुए जी। हैं, बार बार परिवारवाद और राष्ट्रवाद की बात होती है। अरे राष्ट्रवाद की परिकल्पना ही बिना परिवार के नहीं की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राष्ट्रवाद की परिभाषा पहले पढ़ना होगा, या राष्ट्रवाद। थैंक यू, शुक्रिया पांडे जी, धन्यवाद। मैं संजय बेचन जी को आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद पांडे जी। इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। सब मित्र हैं एक दूसरे के, इस प्रकार के अनर्गल एक दूसरे। और हेमंत जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझसे तो दोगुनी ज्यादा अनुभव है उनको। किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना ये उचित बात महान नहीं है, है। गलत तो बात है। हेमंत जी की बहुत इज्जत कर, हद हो गई। आप जानबूझ के इसको मत करिए मेरी इज्जत। आपने सारी नहीं, इज्जत मैं तो बना दी करता मेरी। हुआ करता रहूंगा आप आपकी मेरे इज्जत। सर्टिफिकेट दे रहे हो। 37 हेमंत जी, साल अब से आप भी छोड़ो इस नौकरी मुद्दे को। देखा है। हेमंत जी अब आप भूल जाएं। ये मुझे हेमंत जी आप सर्टिफिकेट रहने दे दें। रहे हैं। करती है। हेमंत जी क्यों उलझ रहे हैं? मैं सार्वजनिक आप चैनल सीनियर है। व्यक्ति हैं, आप इस ब्रजेश तरह जी क्यों बड़ा उलझ रहे हैं? चैनल है। बीजेपी की एक शब्द का सरकारें बताइए। आपकी इज्जत करती हैं। थैंक यू संजय बेचन जी, इसलिए आप आपकी मुझे बताइए सरकारें सर, में सुनी जाती है। आप अब ब्रजेश जी, इस देश में जी, ब्रजेश बीजेपी जी। और अपोजिशन का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, बीजेपी और अपोजिशन का भविष्य मैं थोड़ा सा बताता हूं। जब बीजेपी की शुरुआत हुई थी तो लोग कहते थे कि बनियों की पार्टी है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने विस्तार किया पिछड़ों में, अगड़ों में, अल्पसंख्यकों में वो नहीं घुस पाए हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों को का एक स्पष्ट मत है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उनकी एक रिजिडिटी है, उन्होंने एक कसम उठा रखी है। लेकिन
जो अल्पसंख्यकों के अलावा जो वोट बैंक है उसमें बीजेपी ने अपना विस्तार किया। दूसरा, बीजेपी के पास कभी नेतृत्व का संकट नहीं रहा। बीजेपी में नेतृत्व की आगे की 5-10 पीढ़ियां तैयार हैं। उनका संगठन बहुत ज्यादा लुब्रिकेटेड है। उनमें कार्यकर्ताओं की उनके यहां इज्जत होती है। उनके यहां कार्यकर्ता का महत्व है। उनके यहां किसी कार्यकर्ता को नेता तक पहुंचने में समय नहीं लगता। और उसके ठीक विपरीत आप कांग्रेस में देखिए तो कई राज्यों के जो कांग्रेस की सहयोगी सरकार है एक राज्य में, उसके मुख्यमंत्री को माननीय राहुल गांधी से मिलने में 6 महीने लगे। आप 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हटाते हैं, आपने अभी तक उन पर चर्चा नहीं की। आप जीता हुआ चुनाव पंजाब का हार जाते हैं, तो जीता हुआ चुनाव कैसे हारते हैं ये कांग्रेस से सीखिए। कांग्रेस जीते हुए चुनाव अच्छे विधायकों की संख्या लाकर भी सरकार नहीं बनाने का गुर सीखना है तो कांग्रेस से सीखिए। गोवा का उदाहरण, बीजेपी ने तय किया है कि हमको पार्टी के लिए सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए पार्टी चाहिए। उनका गणित बहुत साफ है और उनकी पॉलिटिक्स है ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। जिस देश में मुलायम सिंह जब अपने को, माफ कीजिएगा, मौलाना मुलायम कहते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होती। हेमंत जी ने एक लाइन कह दिया तो उन्होंने कह दिया, उन पर संगी होने का ठप्पा लगा दिया। ये बड़ा आसान है। इतने वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ आप ऐसी बात इतनी आसानी से बोल जाते हैं कि आप सपा के साथ थे, आप कांग्रेस, आप भाजपाई हो गए। बड़ा दुखद है ब्रजेश जी। आप कोई बात अगर इनको बुरी लगे, सपा को अगर कोई बात कांग्रेस को बुरी लगे तो सबसे पहला काम करेंगे आप पे ठप्पा लगाएंगे कि ये भाजपाई हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपना विपक्ष की बात, आप आलोचना समालोचना के लिए जब तैयार नहीं है, जब आपका लीडरशिप सैक्रोसेंट हो गया है, हर आलोचना के ऊपर है, तो पार्टियों का वही होता है जो कांग्रेस का हुआ है। आज कांग्रेस के एआईसीसी के मीटिंग में G23 के एक बड़े नेता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। खबरें बाहर नहीं आती हैं, हम लोग जानते हैं जी क्या हुआ। तो आप जब आप में आंतरिक लोकतंत्र है नहीं, आपका संगठन है नहीं। यूपी में आप बताइए मुझे कितने जिलों में इनके पीसीसी प्रेसिडेंट हैं। कांग्रेस थैंक यू। मैं वक्त का थोड़ा सा अभाव है सर, संग्राम का करती है। डिबेट को अब समाप्त करने का वक्त है। मैं कंक्लूड करता हूं जी, कंक्लूड करें सर प्लीज जी। तो कांग्रेस को अपना जो गांव के स्तर का ग्राम स्वराज से सत्ता पाने का जो कांग्रेस का मॉडल था, कांग्रेस भूल गई, उसको बीजेपी ने अपना लिया। थैंक यू। अब ये अपनी असफलता किसी को भाजपाई, किसी को सफाई करके कहते रहे, फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सर। आनंद दुबे जी 20 सेकंड है आपके पास, गो अहेड। बस देखिए, सपा ने एक चीज कहा कि 80-20 जब तक रहेगा नहीं जीतेंगे, 85 और 15। मैं अब भी कहता हूं कि जब तक आप समीकरण तुष्टीकरण की राजनीति में उलझेंगे आपको सत्ता नहीं प्राप्त होने वाली। और कांग्रेस के लिए इतना ही कहूंगा कि भैया अतीत को छोड़िए, इतिहास को छोड़िए और चिंतन करिए। आप सबका बहुत हमारे यहाँ भोजपुरी में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं आज की परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।